कि अगर भारत को हम एक देश मान लें, यूनियन ऑफ स्टेट की जगह हम एक देश मान लें, तो इस देश का राष्ट्रीय भाषा क्या हो गया? हिंदी हो गया। हिंदी हो गया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार शामिल है, वरना केंद्र सरकार और राज्य सरकार मनसे के लोगों को बुला करके जो बात मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कह रहा हूं, इस कॉन्स्टिट्यूशन का बुक दिखा करके सामने स्पष्ट किया जा सकता था। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राज्य सरकार को कहता हूं कि मुझे आप अभी का अभी बुलाइए और गलत बयानबाजी के लिए मुझे जेल में डालिए। उनका मंशा ये था कि हिंदी और मराठी विवाद पैदा हो। अच्छा। और हिंदी और मराठी विवाद पैदा करने के लिए उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा था। अगर आपको याद होगा तो ये जीआर लाने के पहले देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से होटल में मिले थे। वहां पर यह तय हुआ कि मैं ऐसा जीआर लाऊंगा, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करोगे ये विरोध पैदा होगा। आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जितने परप्रांतीय हैं वो मेरे साथ आएंगे और तुम मराठी वोट में सेंध लगाने में कामयाब हो जाओगे। ये राजनीति है। एक तरफ राज ठाकरे कहते हैं कि जो किसी ने भी अगर मराठी भाषा का अपमान किया उसके कान के नीचे बजाओ। अगर मैं कहूं कि जिस किसी ने भी हिंदी भाषा का अपमान किया उसके कान के नीचे बजाओ, क्या उनको बर्दाश्त होगा? होगा उनको बर्दाश्त? मैं ये कहता हूं कि आप ये क्यों नहीं कहते कि जो इस संविधान का अपमान करेगा उसके कान के नीचे बजाओ, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं। राज ठाकरे खुद क्यों ना हो, वो ये क्यों नहीं कहते कि अगर मैं संविधान का विरोध करता हूं तो मेरे कान के नीचे बजाओ। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था कि जिस तरह की भाषा की लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही है, अगर वो लोग दूसरे राज्यों में जाएंगे तो उनको पटक पटक के लोग मारेंगे, इस तरह की मनमानी पर उन्होंने कल उसका जवाब भी दे दिया कि दुबे तुम मुंबई आओ, तुमको समंदर में डुबा डुबा के मारेंगे। निशिकांत दुबे इस तरह का घटिया बयान दे करके महाराष्ट्र में कौन सा जहर बो रहे हैं? ज्यादातर प्रकल्पग्रस्त नवी मुंबई के कौन है? या तो थाने डिस्ट्रिक्ट में आप बेलापुर से एरोली, और इधर अगर आप लेने जाओ तो बेलापुर के बाद या तो उरन तक चले जाओ या पनवेल तक चले जाओ। ये चारों विधायक किसके हैं? चारों विधायक बीजेपी के हैं। ये चारों विधायक ये क्यों नहीं कहते कि अगर 15 दिन के अंदर नामकरण नहीं हुआ तो हम लोग रिजाइन करेंगे, आप इस्तीफा दीजिए ना। अगर आपको प्रकल्पग्रस्तों से प्रेम है या दीवा पाटिल साहब के नाम में अगर आपको थोड़ी भी श्रद्धा है तो आप क्यों नहीं कहते कि हम रिजाइन करेंगे? ये प्रकल्पग्रस्तों के नाम पर, प्रकल्पग्रस्तों के कंधे पर सवार होकर के हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित करने वाले आज अपने आप को प्रकल्पग्रस्तों का नेता ना बोले। वो नेता नहीं है, वो लुटेरे हैं प्रकल्पग्रस्तों के अधिकारों के। कि आपको एयरपोर्ट में से 2,500 करोड़ का काम लेने में आपको कुछ समय नहीं लगा। 2,500-3,000 करोड़ का एयरपोर्ट में आप काम ले लिए, बहुत बढ़िया। आप ये पूरा जेएनपीटी का रूट का पूरा जो रोड कॉन्ट्रैक्ट निकला उसमें आपको 900 करोड़ का काम मिल जा रहा है, तब तक बहुत बढ़िया, तब तक सब समय पर हो जाता है। आप मुंबई गोवा रोड पर आप दनादन काम लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, भाई तुरंत दे दो, हम तैयार है। आपको सिडको से प्लॉट अलॉट कराना है तो आप तुरंत अलॉट करा लेते हो, 150 साल इंतजार नहीं करते। और जब एक दीवा पाटिल साहब के सम्मान की बात आती है, उनका एक नामकरण की बात आती है, तो आप 150 साल का इतिहास बताने लगते हैं। इतना बड़ा बड़ा भूखंड घोटाला किया है ना, राज्य सरकार का उसमें समावेश है। मैं एक नाम आपको बोलता हूं, मैं कहता हूं कि अगर एकनाथ शिंदे यूडी मिनिस्टर है तो इस बात को आपके चैनल पर मैं चैलेंज देता हूं, मेरे साथ एक डिबेट पर बैठे और यशवंत बिबलकर का जो जमीन है 60 हेक्टेयर का, उस पर वो मेरे साथ बात करके दिखाए कि कैसे इस लैंड के एवज में लैंड अलॉट किया गया। इस पर वो मेरे साथ बात करके दिखाएं। आपके चैनल से मैं ओपन चैलेंज करता हूं एकनाथ शिंदे को। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव गुजर गया, उसके बाद विधानसभा चुनाव की बारी आई। विधानसभा चुनाव में भी तमाम आरोप प्रत्यारोपों और मुद्दों के बाद अब बीएमसी चुनाव की बारी है और एक बार फिर से मुंबई और महाराष्ट्र का जो राजनीतिक तापमान है वो गर्मा गया है। एक बार फिर से
मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा सुर्खियों में है। एक बार फिर से भाषा और मराठी मानुष की बात जो है सुर्खियों में आ गई है। इस पर तमाम जो पार्टियां हैं अलग अलग रुख अपना रही है। एक तरफ जहां मनसे है वो मराठी मानुष को न्याय दिलाने के लिए उसका सम्मान बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, एकनाथ शिंदे, शिवसेना की महायुति सरकार सब कुछ देख कर भी खामोश बैठी हुई है। इस बीच में असमंजस है कि क्या हर बार चुनाव के दौरान इसी तरह के विवादों में जनता को उलझाया जाएगा और विकास के मुद्दों को दरकिनार करते हुए अपनी स्वार्थ की राजनीति खेली जाएगी। कई और भी मुद्दे हैं जो इस वक्त पूरी तरह से गरमाए हुए हैं। उन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास तौर पर मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट वरिष्ठ पत्रकार राजीव मोहन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव मिश्रा जी हमेशा अपनी बेबाक अंदाज के लिए, बेबाक बोल के लिए लोकप्रिय रहे हैं और सुर्खियों में रहे हैं, और इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर उनकी बेबाक राय जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा इस वक्त सुर्खियों में है मिश्रा जी, वो है राज ठाकरे बनाम हिंदी भाषी या उत्तर भारतीय, परप्रांतीय, कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसको। एक बार फिर से भाषा का मुद्दा जो है वो एकदम फ्रंट पर आ गया है और उसी भाषा की आड़ में मराठी मानुष के सम्मान के लिए, मराठी भाषा के सम्मान के लिए उत्तर भारतीय हिंदी भाषी फिर से पीटे जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस मुद्दे पर सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं क्यों बार बार कहता हूं कि भारत के लोगों को संविधान पढ़ना बेहद जरूरी है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आप संविधान को पढ़ लेंगे तो इस तरह के डिस्प्यूट कभी क्रिएट ही नहीं होंगे। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो जो पहला संविधान का अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद, वो कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत जो है राज्यों का एक समूह है। ये आर्टिकल 1 कहता है। और 343 क्या कहता है? आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, वो क्या कहता है? वो कहता है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट इज हिंदी एंड लिपि देवनागरी। ये बहुत क्लियरली मेंशन है। इसका मतलब कि अगर भारत को हम एक देश मान लें, यूनियन ऑफ स्टेट की जगह हम एक देश मान लें, तो इस देश का राष्ट्रीय भाषा क्या हो गया? हिंदी हो गया। हिंदी हो गया। कि अगर भारत को हम एक देश मान लें, यूनियन ऑफ स्टेट की जगह हम एक देश मान लें, तो इस देश का राष्ट्रीय भाषा क्या हो गया? हिंदी हो गया। हिंदी हो गया। अधिक से अधिक देश में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए एक कमिटी बननी चाहिए जो पूरे देश में हिंदी को प्रचारित और प्रसारित करे, और यह भी कोशिश करे कि कैसे इंग्लिश पर निर्बंध लाया जाए, कैसे इंग्लिश को रोका जाए और हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। और जब आप उससे आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रदेश की बात आती है, तो वहां भी यह मेंशन है कि प्रदेश स्तर पर जो वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो प्रादेशिक भाषा होगा। लेकिन एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश के लोगों से बातचीत करनी है, या एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के साथ कोई करस्पॉन्डेंस करना है, तो वो जो भाषा होगी वो हिंदी होनी चाहिए। अच्छा। ये बात उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है। उसके बावजूद अगर हिंदी को लेकर के हम इस तरह का विवाद कर रहे हैं या पैदा होने दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है या हमारी जो राज्य सरकार है, वो जानबूझ करके लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजन के साथ उस बात को नहीं लाती है कि हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्या हिंदी का विरोध असंवैधानिक है कि नहीं। अगर आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो आप यह मान के चलिए कि आपके अंदर फिर संविधान के प्रति आस्था नहीं है, या आप संविधान में लिखे हुए इस अनुच्छेद के आप खिलाफ हैं। तो अगर आप खिलाफ हैं तो अमेंड कर दीजिए, अगर आप खिलाफ नहीं है तो स्वीकार कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर इस तरह का निर्णय लेती है कि हिंदी को उसको अपने आप प्रोड्यूस करना है, तो उसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी उसमें मेंशन करनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी के साथ जब आप कोई जीआर निकालेंगे तो कोई आपका विरोध नहीं कर पाएगा, या आपका यह विरोध असंवैधानिक माना जाएगा। तो इसलिए मैं यह समझता हूं कि ये जो हिंदी का मुद्दा है, ये इसमें मनसे का केवल मैं दोष नहीं दूंगा, इसमें केंद्र सरकार, इसमें राज्य सरकार, इस तरह के सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो यह चाहते हैं कि इस तरह का जो विवाद है वो पैदा हो,
देश में एक जो हम लोग एक अनेकता में एकता की जो भाषा बोलते हैं उस पर प्रभाव पड़े, हम लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जा सके, हमारे बीच में कहीं ना कहीं विरोध, जो इसको बोलते हैं ना कि आपसी मतभेद पैदा किया जा सके। अरे ये देश का संविधान इतना सुंदर तरीके से देश को जोड़ता है कि ना आपके किसी प्रचलन पर, ना आपके किसी संस्कृति पर, ना आपके किसी भाषा पर बिना प्रहार किए हुए आपको एक दूसरे से पूरे देश को जोड़ता है। और हम उसी संविधान के विरोध में जाकर के हम इस तरह की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये जो एक्ट कर रहे हैं वह देश में विभाजन को जन्म दे रहा है, वह देश को आंतरिक रूप से कमजोर करने का यह साजिश है। और इस साजिश में मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में मनसे से ज्यादा राज्य सरकार और केंद्र सरकार शामिल है। वरना केंद्र सरकार और राज्य सरकार मनसे के लोगों को बुला करके जो बात मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कह रहा हूं, इस कॉन्स्टिट्यूशन का बुक दिखा करके सामने स्पष्ट किया जा सकता था। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राज्य सरकार को कहता हूं कि मुझे आप अभी का अभी बुलाइए और गलत बयानबाजी के लिए मुझे जेल में डालिए। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो कृपया करके इस संविधान के बारे में जो भाषा जहां पर वर्णित है उस भाषा के बारे में पूरे देश को, स्वयं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा के बारे में क्या लिखा हुआ। अच्छा, आपने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इसमें अहम भूमिका है। इसी राज्य की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने यह फैसला लिया कि भाषा को तीसरे क्रम में उसको रखा जाए। पहले मराठी भाषा, उसके बाद जो है इंग्लिश और अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता का जीआर निकला। आप कह रहे हैं कि हिंदी राजभाषा के तौर पर यह संविधान कह रहा है कि राज्य की भाषा जो स्टेट की, उसके बाद की जो अनिवार्य भाषा है वो हिंदी है। यहां पर तीसरी भाषा स्वीकार करने के लिए तैयार है और सरकार ने एक मामूली से विरोध के बाद जो है पूरा का पूरा जीआर ही रोल बैक कर दिया। देखिए, मंशा, इसीलिए मैं कहता हूं राजनेताओं की मंशा को पहचानिए। उनका मंशा ये था कि हिंदी और मराठी विवाद पैदा हो। अच्छा। और हिंदी और मराठी विवाद पैदा करने के लिए उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा था। अगर आपको याद होगा तो ये जीआर लाने के पहले वो राज ठाकरे से एक होटल में मिले थे। बिल्कुल, हाँ। देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से होटल में मिले थे। वहां पर यह तय हुआ कि मैं ऐसा जीआर लाऊंगा, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करोगे, ये विरोध पैदा होगा। आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जितने परप्रांतीय हैं वो मेरे साथ आएंगे और तुम मराठी वोट में सेंध लगाने में कामयाब हो जाओगे। ये राजनीति है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी कोई गवर्नमेंट योजना आती है आप उसकी मंशा को पीछे जाके पढ़िए कि वो मंशा क्या है। क्या सही माने में वो आपका हित करने वाली मंशा है या आपका नुकसान करने वाली मंशा है? क्या वो देश को जोड़ने वाली मंशा है या देश को तोड़ने वाली मंशा है? क्या वह देश को मजबूत बनाने वाली मंशा है या देश को कमजोर करने वाली मंशा है? ये जब तक हम और देखिए आम आदमी के पास इतना ज्यादा परेशानी है कि वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाता। तो वो तो मराठी मानुष का सम्मान, मराठी भाषा की अस्मिता, उसका अस्तित्व, उसका क्या जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है। देखिए, अब आप मेरे को बताइए, एक तरफ राज ठाकरे कहते हैं कि जो किसी ने भी अगर मराठी भाषा का अपमान किया उसके कान के नीचे बजाओ। अगर मैं कहूं कि जिस किसी ने भी हिंदी भाषा का अपमान किया उसके कान के नीचे बजाओ, क्या उनको बर्दाश्त होगा? होगा उनको बर्दाश्त? मैं ये कहता हूं कि आप ये क्यों नहीं कहते कि जो इस संविधान का अपमान करेगा उसके कान के नीचे बजाओ, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं, राज ठाकरे खुद क्यों ना हो। वो ये क्यों नहीं कहते कि अगर मैं संविधान का विरोध करता हूं तो मेरे कान के नीचे बजाओ? ये कहने की ताकत किस नेता के अंदर है, आप हमको बताइए। और नहीं है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब किसी संवैधानिक पद पर विराजमान होते हैं या किसी संवैधानिक संस्था के सदस्य बनते हैं तो कृपया करके इस संविधान की शपथ मत खाइए। अगर आप इस संविधान का पालन नहीं कर सकते हैं तो संविधान की शपथ खाने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। तो आपने कहा कि जिसमें जितना आप मनसे को जिम्मेदार नहीं मानते हैं इस पूरे कर्मकांड के लिए, उससे ज्यादा आप राज्य सरकार देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बिल्कुल। आप एक चीज समझिए, पहली बात की लॉ एंड ऑर्डर वो भी राज्य सरकार का विषय। दूसरा कि नियम बनाना, कायदा बनाना वो बहुमत से बनता है। ठीक है, बहुमत में आप हैं, सारी चीजें आप। और सबसे बड़ी बात कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कराना यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपने अपने जीआर में कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी हुई है उसका उल्लेख क्यों नहीं किया?
क्यों नहीं किया, कि किस कारण से आप हिंदी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदी आज पढ़ाया जा रहा है, हिंदी महाराष्ट्र में बहुत पहले से पढ़ाई जाती है और हिंदी एक कंपलसरी विषय के रूप में भी पढ़ाई जाती थी, अगर आप देखें जाएंगे तो। लेकिन आज इस हिंदी को विवाद बना करके मकसद क्या है? मकसद है आने वाला महानगर पालिका चुनाव। राज ठाकरे मराठी वोट में सेंध लगाए और पर प्रांतियों का वोट पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में आए, यही इसकी मूल नीति थी। और इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी सरकारों का पूरे तरीके से सारे इंसानों को मिलकर के, हम महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं, हम यह मान के चलें कि हम सब महाराष्ट्र के हितैषी हैं। और अगर हम महाराष्ट्र के गद्दार हैं तो बात अलग है, अगर हम महाराष्ट्र के हितैषी हैं तो ऐसी मनसा वाले सरकार को और ऐसी मनसा का कृत्य करने वाले में जो सरकार की सहभागिता निभा रहे हैं, उनको दंड देने का काम हम सबको मिलकर कर। राज ठाकरे जी ने मंच से कहा कि जो काम शरद पवार इतने वर्षों में नहीं कर पाए, यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक मंच से और दूसरी शिवसेना उबाठा को नहीं मिलवा पाए, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। इस बयान का क्या अर्थ समझा जाए? देखिए, आपको मैं एक बात बोलता हूं, जो काम देवेंद्र फडणवीस अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ नहीं कर पाए थे, क्या कि कितना भी उन्होंने उसको उद्धव ठाकरे को गिराया तो भी उद्धव ठाकरे ने अपनी एक पहचान कायम रखी। और स्थिति ये हो गई थी कि उद्धव ठाकरे के प्रति परप्रांतियों का प्रेम बढ़ने लगा था और जो लोग बीजेपी का अल्टरनेट खोज रहे थे वो उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे थे। फडणवीस ने एक ऐसी चाल चली राज ठाकरे को सामने ला करके कि देवेंद्र और राज और उद्धव दोनों को पर प्रांतीय विरोधी बता दिया। और अब जो पर प्रांतीय, जो उद्धव की ओर बहुत तेजी से झुकाव जिनका जा रहा था और मुस्लिमों का, वो दोनों झुकाव पर प्रहार कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक दिमाग से। मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक तीर और दो शिकार, इसको करने में मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को ही नहीं, मुझे लगता है पूरी बीजेपी को महारत हासिल है। वो कौन सी तीर से किसका किसका शिकार कर डालेंगे ये कहना, मतलब ये बीजेपी का ट्रैप था, जिस ट्रैप में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लाया गया। नहीं, राज ठाकरे बिल्कुल नहीं आए। राज ठाकरे इस ट्रैप का हिस्सा थे, इस ट्रैप के बनाने वाले एक मोहरा थे और उसमें वो सक्रिय सब। इसमें फंसे हैं कोई और तो वो है उद्धव ठाकरे, जो अकेला इसके शिकार हुए हैं। और यही उनका मकसद था, जो बीजेपी का मकसद था। बीजेपी का मकसद था, बीजेपी और राज ठाकरे दोनों का मकसद था। राज ठाकरे यह देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे आज भी 20 सीट जीत पाए हैं और मैं जीरो पे हूं, तो वो उद्धव ठाकरे को ये बर्दाश्त करना राज ठाकरे के लिए, उनको मालूम है कि जब तक उद्धव ठाकरे को मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक राज ठाकरे अस्तित्व में नहीं आ पाएंगे। इसलिए ये दोनों ने मिलकर के ये साजिश रची और उद्धव ठाकरे इस ट्रैप में फंस गए। अब तो कहा जा रहा है कि दोनों भाई साथ साथ आए हैं, बड़ा इतिहास जो महाराष्ट्र का लिखा जाएगा, मराठी मानुष का बहुत बड़ा आगे भला होने वाला है। और जो परप्रांतीय जो लोग हैं, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, उनके ऊपर कहीं दबिश लगेगी। आपको क्या नजारा दिख रहा है? देखिए, अगर दोनों भाई के साथ आने की बात थी तो राज ठाकरे को ये हिंदी भाषी से ज्यादा महाराष्ट्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महाराष्ट्र में शेतकरियों की जो हालात है वो, प्रकल्पग्रस्तों को जो अपनी समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है वो, महाराष्ट्र में जो टेंडर घोटाला है वो, महाराष्ट्र में जो भूखंड घोटाला है वो, महाराष्ट्र में जो करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है वो, महाराष्ट्र में पुलिसिया जो दाब है, जिसको बोलते हैं कि पुलिस कानून से हट कर करके अपराधियों का साथ दे रही है, पीड़ितों का नहीं, वो इन सब बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर बोलने की बजाय राज ठाकरे बस एक चीज पकड़ के रहते हैं, परप्रांतीय। अरे भाई, आप महाराष्ट्रियन हो ना, आपको महाराष्ट्र का हित चाहिए ना, तो जो महाराष्ट्र के लुटेरे हैं आप पहले उन पर अंकुश लगाओगे या परप्रांतियों की भाषा देखते फिरोगे? आपका काम है कि जो महाराष्ट्र को लूट रहा है सबसे पहले आप उन पर अंकुश लगाओ। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो फिर आप अपने आप को महाराष्ट्र का हितैषी नहीं कर सकते। तो इससे कोई फायदा होगा? मराठी समाज का, समुदाय का फायदा होगा? देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, कुछ अज्ञान लोग हर स्टेट में रहते हैं। महाराष्ट्र पुरोगामी स्टेट है, इसके बावजूद यहाँ अज्ञानता है। कैसे अज्ञानता है मैं आपको बताऊं। अब ये मराठा वर्सेज ओबीसी, ये क्या है? ये अज्ञानता है। अब मराठा वर्सेज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये अज्ञानता है। आप यह क्यों नहीं समझ रहे हैं
कि ये सारी चीजें राजनेताओं द्वारा पैदा की गई आपको और हमको एकजुट न होने की साजिश है। और आप इसको न समझ करके आप लड़ रहे हैं। अब मराठी ब्राह्मणों को कोई गाली दे रहा है, कोई मराठी ब्राह्मण अपने आप को कह रहा है कि मैं सत्ता न चलाऊं तो चलेगा नहीं, देवेंद्र फडणवीस अपने आप को चाणक्य घोषित कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये पूरा एक साजिश है कि कभी भी किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति आपस में एकमत ना हो पाए जिससे राजनेताओं पर वो सीधा उंगली उठा सके। कल के मीरा रोड में कल का जो हालिया अभी कल शाम को उनका भाषण हुआ राज ठाकरे जी का, और उसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा, पहले ये कहा था कि मारो लोगों को लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ। कल उन्होंने खुले तौर पर बोला कि जो मराठी नहीं बोलता है उसको उसका हाथ तोड़ो, उसका पांव तोड़ो, जो भी उनकी भाषा अपनी है उस भाषा में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खूब उन्होंने जोश भरा और उस पर खूब जम के तालियां बजी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सही रास्ता है मराठी मानुष को आगे बढ़ाने के लिए? क्या इससे वाकई मराठी युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा? क्या इस बयान से, राज ठाकरे के इस जोशीले भाषण से वाकई महाराष्ट्र की प्रगति ऐसी हो जाएगी? देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, राज ठाकरे जो बयान दे रहे हैं वो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में है। राज ठाकरे दे या तमिलनाडु के स्टालिन दे या वो दे जो भी दे रहे हैं, ये सब जो है ये राष्ट्र के विरोध में है। मेरी नजर में अगर मैं शासक होता या मेरे पास सत्ता का कोई भी चाबी होता था तो मैं इन लोगों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा के अंतर्गत कार्रवाई करता, और उतना नहीं कर पाता तो कम से कम 153A जो आईपीसी की 153A है जो कहती है कि दो भाषिक लोगों के बीच में, दो समुदाय के बीच में, दो समूह के बीच में या दो संप्रदाय के बीच में अगर आप कोई नफरत फैलाने वाली बात करते हैं तो आपके ऊपर 153A का आपके ऊपर केस लागू होता है। मैं कम से कम इसकी मांग करता हूं। और आपको मैं बताऊं, 3 वकीलों ने रश्मि शुक्ला जी को दिया है ज्ञापन, दिया मतलब लेटर लिख करके दिया है इस तरह का धारा लगाने के लिए। अब अगर मान लीजिए आपके हाथ में ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का आपके हाथ में अधिकार है, और अगर आप ही उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आम आदमी करेगा भी तो क्या? वो तो खुले बोल रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था कि जिस तरह की भाषा की लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही है, अगर वो लोग दूसरे राज्यों में जाएंगे तो उनको पटक पटक के लोग मारेंगे इस तरह की मनमानी पर। उन्होंने कल उसका जवाब भी दे दिया कि दुबे तुम मुंबई आओ, तुमको समंदर में डुबा डुबा के मारेंगे। अभी भी आपको लगता है इस तरह के बयान क्या संकेत दे रहे हैं, कहां हम जा रहे हैं? देखिए, ये निशिकांत दुबे, ये रमेश चंद्र मिश्रा, ये सब जो है ना, ये यूपी और बिहार में बैठ करके जानबूझ करके इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे और मराठी और हिंदी भाषिकों के बीच में नफरत पैदा हो, और इसका फायदा पूरी तरीके से बीजेपी ले जाने में कामयाब हो। वरना आप हमको बताइए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि निशिकांत दुबे इस तरह का घटिया बयान दे करके महाराष्ट्र में कौन सा जहर बो रहे हैं? बिल्कुल उनको नहीं समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो निशिकांत दुबे अभी तक अपने पद पर बना हुआ कैसे है? अभी तक पद से वो निकला क्यों नहीं? और क्या देवेंद्र फडणवीस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि राज ठाकरे किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इससे महाराष्ट्र में क्या स्थिति पैदा होगी और कैसे लॉ एंड ऑर्डर को खत्म किया जा रहा है? अगर ये लोग इस तरीके से बढ़ावा देते रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि हम और आप क्या हैं। हम और आप सिर्फ अपनी आवाज उठा सकते हैं, बाकी हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। चलिए, राज्य सरकार तो भाषा के मुद्दे पर जिस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाए हुए, उससे उसकी नीयत साफ दिख रही है। एक और बड़ा मुद्दा है जिसमें सरकार की नीयत एकदम से खुलकर सामने आ गई है और जिसके खिलाफ प्रकल्पग्रस्त भी अभी खुलकर बोलने लगे, वो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण का मुद्दा। इसमें भी सेम दोनों सरकारें शामिल है, यहाँ की देवेंद्र फडणवीस सरकार और केंद्र की मोदी सरकार। एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि हमने प्रस्ताव बनाकर मुंबई एयरपोर्ट का नामकरण का हमने सेंटर को भेज दिया है। 4 साल हो गए, 30 सितंबर को उद्घाटन की या आखिरी डेडलाइन दी गई है, संभवतः उस दिन उद्घाटन हो सकता है। इसके बावजूद भी जो प्रकल्पग्रस्तों की मांग है उड़ान से पहले नाम दिया जाए, उसको लेकर अभी तक कोई उसमें निर्णय नहीं दिख रहा। आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को किस तरह से देख रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि ये पूरी तरीके से प्रकल्पग्रस्त नेताओं की असफलता है। अब पूछिए कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर प्रकल्पग्रस्त नवी मुंबई के कौन है? या तो थाने डिस्ट्रिक्ट में आप बेलापुर से एरोली, और इधर अगर आप लेने जाओ तो बेलापुर के बाद या तो उरन तक चले जाओ या पनवेल तक चले जाओ। ये चारों विधायक किसके हैं?
चारों विधायक बीजेपी के हैं। बीजेपी के। ये चारों विधायक ये क्यों नहीं कहते कि अगर 15 दिन के अंदर नामकरण नहीं हुआ तो हम लोग रिजाइन करेंगे, आप इस्तीफा दीजिए ना। अगर आपको प्रकल्पग्रस्तों से प्रेम है या दीवा पाटिल साहब के नाम में अगर आपको थोड़ी भी श्रद्धा है तो आप क्यों नहीं कहते कि हम रिजाइन करेंगे? और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप क्या खेल खेल रहे हैं प्रकल्पग्रस्तों के साथ? ये खतरनाक खेल बंद कीजिए। ये प्रकल्पग्रस्तों के नाम पर, प्रकल्पग्रस्तों के कंधे पर सवार होकर के हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित करने वाले आज अपने आप को प्रकल्पग्रस्तों का नेता ना बोले। वो नेता नहीं है, वो लुटेरे हैं प्रकल्पग्रस्तों के अधिकारों के, वो लुटेरे हैं। और आपके मंच पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रकल्पग्रस्तों के नेता हैं और दीवा पाटिल के साहब के सम्मान में आपका थोड़ा भी है तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए, और मैं प्रकल्पग्रस्तों से भी अनुरोध करता हूं कि आप उनको बोलिए 15 दिन के अंदर तुम्हारा रिजिग्नेशन चाहिए, अदरवाइज हमारा एक वोट तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तुम लोग अब तक अमीर बने, तुम लोगों ने प्रकल्पग्रस्तों के साथ छल किया, अपने बड़े बड़े टेंडर लिए, अपने करोड़पति बनते गए, अरबपति बनते गए, अपने परिवार को अरबपति बनाते गए, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन दीवा पाटिल साहब के नाम के साथ अगर तुम हमारे साथ छल करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहने की ताकत आज प्रकल्पग्रस्तों में भी होनी चाहिए। और प्रकल्पग्रस्त नेताओं को अपने अपने एरिया में आप तब तक घुसने न दें जब तक दीवा पाटिल साहब का नाम यहाँ पर लग न जाए। मैंने इस संदर्भ में जब सवाल पूछा, जिस दिन सीएम और डिप्टी सीएम ऑब्जर्वेशन के लिए आए थे एयरपोर्ट के, हमने उस दिन वहां के स्थानीय जो विधायक है महेश बाल्दी, उनसे सवाल पूछा कि प्रकल्पग्रस्तों की एक भावना है कि उड़ान से पहले अगर आप तय कर रहे हैं तारीख कि भाई 30 अक्टूबर से पहले उड़ान होगी, तो उड़ान के पहले नाम देने में हर्ज क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि ये सवाल जो है प्रकल्पग्रस्तों का नहीं है, आप जैसे पत्रकारों का है। मुंबई एयरपोर्ट का नाम 150 साल बाद दिया गया। इस तरह का बयान, एक सवाल को घुमाकर 150 साल तक लेके जाना, तो क्या ये माना जाए कि उड़ान तो हो जाएगी लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल का नाम हो सकता है 50 साल बाद नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद दिया जाए? इसका मतलब है कि प्रकल्प कितना भी चिल्लाते रहे, होगा तो वही जो सरकार चाहेगी और जो अदानी चाहेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आपको एयरपोर्ट में से 2,500 करोड़ का काम लेने में आपको कुछ समय नहीं लगा। 2,500-3,000 करोड़ का एयरपोर्ट में आप काम ले लिए, बहुत बढ़िया। आप ये पूरा जेएनपीटी का रूट का पूरा जो रोड कॉन्ट्रैक्ट निकला उसमें आपको 900 करोड़ का काम मिल जा रहा है, तब तक बहुत बढ़िया, तब तक सब समय पर हो जाता है। आप मुंबई गोवा रोड पर आप दनादन काम लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, भाई तुरंत दे दो, हम तैयार है। आपको सिडको से प्लॉट अलॉट कराना है तो आप तुरंत अलॉट करा लेते हो, 150 साल इंतजार नहीं करते। और जब एक दीवा पाटिल साहब के सम्मान की बात आती है, उनका एक नामकरण की बात आती है, तो आप 150 साल का इतिहास बताने लगते हैं। तो हम एक बात इतना ही बोलेंगे, देखो मैं जानता हूं प्रकल्पग्रस्त उतने ज्यादा शिक्षित नहीं है, क्योंकि उनको इतनी शिक्षा नहीं। 1970 तक, 72 तक, 74 तक वो लोग सिर्फ और सिर्फ समुद्री तल में काम कर करके उससे अपना रोजी रोटी करते थे। आज वो जाके थोड़े थोड़े शिक्षित होने लगे हैं। तो अब ये समय है कि जो शिक्षित युवा वर्ग है प्रकल्पग्रस्तों का, वो सामने आए और वो सामने आकर के इस आंदोलन का नेतृत्व वो अपने हाथ में ले और इन चारों नेताओं से बोले कि आइदर आप रिजाइन कीजिए और नहीं तो आप कहिए कि आपसे ये काम नहीं होगा, आप विड्रॉ कर दें। लेकिन उसी में से तो कुछ ऐसे नेता से भी नीलेश पाटिल है, अग्रिकोल यूथ फाउंडेशन चला रहे हैं, और पनवेल और रायगढ़ में कई ऐसे युवा नेता हैं जिनको लास्ट में यही इन्हीं नेताओं और मंत्रियों के हवाले जो है होना पड़ रहा है। क्या है ये खेल? कहीं उसके ट्रैप में तो नहीं आ रहा है सरकार, और मंत्री और विधायकों के ट्रैप में भी यही लोग आ रहे हैं? मैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस बात को कह रहा हूं कि जो भी प्रकल्पग्रस्तों में जो भी जिनको पुढ़ारी बोला जाता है, ये जितने भी पुढ़ारी हुए ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकल्पग्रस्तों के साथ छल करते हैं। आप देखेंगे कि कल तक जो पुढ़ारी की स्थिति ये थी, आज उसकी स्थिति ये है। क्या नाम पर? तो हम प्रकल्पग्रस्तों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई, प्रकल्पग्रस्तों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो जो चाली में आज भी प्रकल्पग्रस्त रह रहा है वो आज तक बिल्डिंग में नहीं पहुंच सका, और तुम्हारे 10-10 इमारत कैसे खड़े हो गए? ये पूछने का ताकत किसमें है? मैं कहता हूं लोग मुझे प्रकल्पग्रस्तों का दुश्मन बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मैं कहता हूं प्रकल्पग्रस्तों को एक बार आप अपने पुढ़ारियों से कुछ पूछिए कि आपके कंधे पर बंदूक रख करके वो कहां पहुंचे हैं।
और आप इमेजिन कीजिए, आप जितने भी पुढ़ारी आपके पास हैं उनका इमेजिन कीजिए कि 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले इनकी क्या स्थिति थी, आज 30 साल बाद वो कहाँ है, और आपकी क्या स्थिति थी और आप कहाँ हो। आप तुलना कीजिए और इनसे जरूर सवाल कीजिए, क्योंकि ये आपके नाम पर इन्होंने जितनी भी दौलत इकट्ठा की है उसमें आपके आंदोलनों का, आपकी शहादत का, इन सब का योगदान है और उसका फायदा ये लोग लिए। आपको लगता है कि आंदोलन इसी तरह से खड़ा करके आंदोलनों को बेचा जा रहा है और प्रकल्पग्रस्तों को छला जा रहा है? अभी मैं छोटा सा बात बोलता हूं, 1 साल पहले एक यहाँ के पुढ़ारी सिडको में निवेदन करते हैं कि भाई मेरा जमीन ले लो और हमको उसके अगेंस्ट में 22.5% दो, और 1 साल में उनको 358 प्लॉट 1 साल में अलॉट हो जाता है। 358 प्लॉट 1 साल में अलॉट हो जाता है, वो भी नियम कानून कायदे को ताक पर रखकर। अच्छा, तो आप मेरे को बताइए, फिर बाकी के प्रकल्पग्रस्त जिनका आपने जबरदस्ती एक्यूजिशन किया है उसका 12.5% आज तक बाकी है, उनको क्यों नहीं दे रहे? तो आप, मैं तो क्या बोलूं। चलो, ये इसी तरह का एक जो असमंजस है आज भी बना हुआ है गांवठान विस्तार को लेकर, गर्जेपट्टी घरों के नियमन को लेकर और नोइम्बई को फ्री होल्ड करने को लेकर। 11 अक्टूबर 2024 को एक जीआर राज्य सरकार ने निकाला कि नोइम्बई को अभी फ्री होल्ड किया जाएगा। उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई कि इतना परसेंट जो है लैंड कीमत के बाजार वैल्यू के हिसाब से, आप इतना परसेंट पर्टिकुलर परसेंटेज जो है उसके हिसाब से अगर आप प्रीमियम भरते हैं तो आपकी जमीन जो है फ्री कर दी जाएगी। अब सिडको ने 1 हफ्ते पहले से उसका एग्जीक्यूशन शुरू किया है, मतलब उस कानून को, उस जीआर को लागू करने का प्रक्रिया शुरू की है और ऑप्शन भी दिया है कि जो चाहते हैं वो आए। आप इस पूरे नोइम्बई के फ्री होल्ड करने के इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई नोइम्बई फ्री होल्ड होगी? देखिए, आपने जैसे ही सिडको को शुल्क वसूलने तक का प्रावधान कर रखा है, शुल्क वसूलने का, तभी मैं यह मानता हूं कि आपने फ्री होल्ड करने की दिशा में पहला अड़चन पहले आपने पैदा कर दिया। आप फ्री होल्ड के लिए, जैसे आपने सिडको को एक्विजिशन का पावर दिया था, आप क्यों नहीं कहते हैं कि सिडको से डायरेक्ट, सिडको ने जो जमीन बेच दिया है उस जमीन से आज से सिडको का अधिकार खत्म, ये आज से ये फ्री होल्ड हो गए। आप ये क्यों नहीं कहते हैं? आप ये न कह करके उसमें आप एक कंडीशन लगा देते हैं कि 25 मीटर तक फ्री, 25 से 50 मीटर तक इतना परसेंट, 50 से 100 मीटर तक इतना परसेंट, 100 मीटर से अब इतना परसेंट क्यों लगा रहे हैं भाई? ये फ्री होल्ड कर रहे हैं कि आप सिडको को नोट दिलाने का काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हमने पैसा एक बार दिया ना सिडको को, हमने उसके अगेंस्ट में प्लॉट लिया ना, लिया तो अब हमको फ्री होल्ड कीजिए ना, क्यों आप हमको बांधे रखना चाहते हैं? तो ये जो चीजें राज्य सरकार और सिडको, ये दोनों मिल करके कॉमर्शियल गेम जो होता है ना, ये कॉमर्शियल गेम है कि अगर मान लो सिडको को कुछ पैसा दिन में आता, मान लो 10 साल में, 5 साल में, 25 साल में आता, वो तुरंत कोई ऐसा स्कीम लाओ जिससे सिडको के तिजोरी में इतना पैसा आ जाए और जिससे अडानी एयरपोर्ट के आजू बाजू के जो काम है उस पर सिडको हजारों करोड़ खर्च करे और फायदा अडानी एयरपोर्ट को। ये जो एक गेम है ना, ये सब गेम चलता है। गांवठानों के जो अभी एक नई स्कीम निकली है और जो अंदर खाने उसका प्रयास भी चल रहा है, कई जो एग्रीकोली जो संस्थाएं हैं वो गांवठानों से जो प्रकल्पग्रस्त हैं उनका कंसेंट ले रही हैं कि आप लिख के दीजिए कि क्या आप इसको रेगुलर करने के लिए, क्लस्टर डेवलपमेंट में आने के लिए तैयार हैं या नहीं। आप इस प्रोसेस को, ये अंदर खाने प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को आप कैसे, क्या आप मान रहे हैं? क्या वाकई ये सकारात्मक एक प्रयास है कि गांवठानों का विस्तार भी हो जाए और उनका नियमन भी हो जाए, गर्जेपोटी घरों का, और प्रकल्पग्रस्तों की जमीन भी उनकी हो जाए? देखिए, जिस जगह पर आपने अपना कोई अनधिकृत इमारत ही सही या गौठन विस्तार या गर्जेपोटी में समझ लो, गर्जेपोटी इमारत भी आपने बना रखी है, तो सबसे पहले जिस जमीन पर आपने बना रखी है, क्या वह एक्विजिशन से पहले आपकी थी? अगर एक्विजिशन से पहले आपकी थी तब तो बात समझ में आती है कि आपने अपनी ही जमीन पर बनाया। बिल्कुल। अगर एक्विजिशन से पहले वो आपकी नहीं थी और आपने दूसरे की जमीन पर वो बना दिया है, फिर आप किस मुंह से अपना अधिकार मांगेंगे कि हमको दे दो? बिल्कुल। कैसे मांगेंगे? आपका जमीन वो था ही नहीं तो आप उस जमीन पर बनाए कैसे? नंबर 2 ये है कि आप जो भी लोग कहते हैं कि गर्जेपोटी, हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे नाराज हो, कुछ पुढ़ारी मेरे विरोध में कुछ बातें करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका जमीन गया और आपकी जमीन के बदले में सिडको ने 12.5% दे दिया, जमीन, पैसा छोड़ दीजिए, पैसे को मैं एकदम साइड में कर दिया, 12.5% जमीन दे दिया। फिर 12.5% का जमीन इसीलिए दिया ना कि आपका घर छोटा ना पड़े,
आपका दुकान छोटा ना पड़े, आप कहीं छोटे जगह में मत रहिए, आप बड़े जगह में चले जाइए, इसीलिए 12.5% की जमीन दी ना। तो जब आपका 1 एकड़ जमीन गया और उसमें मान लीजिए आपको 10 कट्ठे का जमीन मिला, तो 10 कट्ठे से बड़ा जगह पर आप घर बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे ना। आप 10 कट्ठे की जगह पर ही घर बनाएंगे या 6 कट्ठे की जगह पर ही घर बनाएंगे ना। तो 6 कट्ठा जमीन सिडको ने दे दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये 6 कट्ठा लेने के बाद भी हमको 6 कट्ठा और चाहिए। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं नियम में नहीं दिखाई देता। अब ठीक है, राज्य सरकार निर्णय लेना चाहती है, ले, लेकिन 2-3 चीजें इसमें बहुत मार्केबल है। दूसरा बात कि आपने क्या किया, आपने अपने लिए नहीं बनाया, आपने बनाने के बाद उसमें मेरे पास देखिए वो वहां पर गट्ठर रखा है। जो गट्ठर आप पूछ रहे थे कि ये गट्ठर क्या है, कागज का, वो बंडल क्या कहता है कि एक एक बिल्डिंग में 80-80 लोग हैं। अब वो 80 लोग जो हैं वो सब प्रांत के हैं। हाँ, बराबर। कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, हाँ, कोई बिल्कुल। तमिलनाडु का है, कोई कर्नाटक का है, कोई आसाम का है, और सब उसमें 80 हैं। कैसे आप उसको रेगुलराइज करेंगे, कैसे उसको आप लाएंगे? उनका क्या हक बनता है? अगर आप प्रकल्पग्रस्त हैं तो आपका हक बनता होगा, बिल्कुल। मेरा हक कैसे बन गया उसमें? तो ये सारी चीजें जो है, और अब आप देखिए, जानती थी राज्य सरकार, यह बात जानती थी कि इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए राज्य सरकार ने 2024 में एक नया जीआर निकाला। उस नए जीआर में क्या लिखा मालूम है? प्रकल्पग्रस्त ऑब्लिक बगैर प्रकल्पग्रस्त। अच्छा, अब आप मेरे को बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं वैलिड होगा क्या? एक बार प्रकल्पग्रस्त को लेकर के कोई भले ना चैलेंज करे कोर्ट में, लेकिन बगैर प्रकल्पग्रस्त को लेकर के तो चैलेंज होगा कोर्ट में। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब चैलेंज होगा तो ये पूरा जीआर कैंसिल हो जाएगा। हाँ। और जब ये जीआर कैंसिल हो जाएगा तो आप कैसे के ये हवाई कर करके किसी भी तरीके से लोगों का वोट बटोरना, ये जो राजनीति है, ये जो गंदी राजनीति है ना, मैं उससे नफरत करता हूं। और मैं कहता हूं कि अगर आपकी मंशा क्लियर है ना, तो जीआर भी क्लियर दिखना चाहिए कि उसमें आपकी मंशा क्लियर दिख रही। आपने बगैर प्रकल्पग्रस्त क्यों जोड़ा? प्रकल्पग्रस्तों के साथ बगैर प्रकल्पग्रस्त का नाम आपने क्यों जोड़ा? बिल्कुल, जब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पर। आपका मंशा ये है कि इसी के नाम पर ये जीआर कैंसिल हो, और ये जीआर कैंसिल होने के बाद इसका जो प्रभाव है वो प्रकल्पग्रस्तों पर पड़ेगा। तो ये सब चीज समझने की जरूरत है। आप देखे होंगे ये 15 दिनों के जो पूरे विधानसभा का मानसून अधिवेशन चला, आपने भी गौर किया होगा कि चाहे उरन के विधायक हों, पनवेल के विधायक, उरन के विधायक महेश बाल्दी हों, पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर हों, बेलापुर की विधायक मंदाताई मात्रे हो, या खुद वन मंत्री और सहरौली के विधायक गणेश नाइक हों, ये बेल्ट जो है इस वक्त तेजी से उभर रहा है, विकसित हो रहा है। ऐसे में चारों विधायकों के तौर पर, मैं गणेश नाइक को मंत्री के तौर पर अभी प्राथमिक तौर पर नहीं, विधायक के तौर पर, आपको लगता है कि जो यहाँ की ज्वलंत समस्याएं थी पहले से, जिसके लिए बार बार डिमांड चल रही थी, उसका मुद्दा उठाया जाना चाहिए, तो क्या ये चारों विधायकों ने इस बार के 15 दिनों के मानसून अधिवेशन में उठाया? मैं आपसे केवल एक बात पूछता हूं, जो एजुकेशन माफिया और जो हॉस्पिटल माफिया नवी मुंबई में है, उनके बारे में आपने एक शब्द सुना किसी भी विधायक के द्वारा? नहीं। कि इस तरह से एजुकेशन माफिया नवी मुंबई में बैठे हुए हैं प्रकल्पग्रस्तों की जमीन पर, और इस तरह के हॉस्पिटल माफिया नवी मुंबई के जमीन पर बैठे हुए हैं? किसी ने बोला? नहीं बोला। किसी ने बोला कि नवी मुंबई के लोगों को किस तरह की बाकी की अन्य समस्याएं जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो आज रोड बन रही है, कल टूट रही है, आज गटर बन रहा है, कल टूट रहा है, आज इतने बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट का नुकसान किया जा रहा है, सीआरजेड का जो लोकेशन है उसका नुकसान किया जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पर लैंड स्कैम चल रहे हैं। आप मेरे को बताइए, ये देखिए आपको बता रहा हूं, ये राज्य सरकार और जो सिडको के अधिकारी ये क्यों दबते हैं मालूम है? इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा भूखंड घोटाला किया है ना, राज्य सरकार का उसमें समावेश है। मैं एक नाम आपको बोलता हूं, मैं कहता हूं कि अगर एकनाथ शिंदे यूडी मिनिस्टर है तो इस बात को आपके चैनल पर मैं चैलेंज देता हूं, मेरे साथ एक डिबेट पर बैठे और यशवंत बिबलकर का जो जमीन है 60 हेक्टेयर का, उस पर वो मेरे साथ बात करके दिखाएं कि कैसे इस लैंड के एवज में लैंड अलॉट किया गया। इस पर वो मेरे साथ बात करके दिखाएं। आपके चैनल से मैं ओपन चैलेंज करता हूं एकनाथ शिंदे को। यूडी मिनिस्टर है, भले वो बहुत बड़े आदमी है, वो नहीं बैठ सकते हैं, वो अपना यूडी का कोई एक अधिकारी आपके सामने मेरे पास भेज दे और यूडी का अधिकारी हमको बताए कि ये जो घोटाला है ये कितना बड़ा घोटाला है
और किस तरीके से सिडको की तिजोरी को लूटा गया और वो भी राज्य सरकार के सहयोग से। तो इस तरह की बातों में आपका ध्यान न जाए, मेरा ध्यान न जाए, प्रकल्पग्रस्तों का ध्यान न जाए, इसलिए ये नए नए विवाद, नए नए लॉलीपॉप लेकर के हमेशा घूमते रहते हैं और उस लॉलीपॉप को दिखा करके ये अपने तिजोरी में क्या डाल जाते हैं ये हम लोगों को पता नहीं चलता। आपने एक बहुत बड़ा जिक्र कर दिया कि लैंड स्केम चल रहा है नईम भाई में। बेलापुर की विधायक है मंदाताई मात्रे, उन्होंने एक प्रश्न बहुत ही गंभीरता से उठाने का प्रयास किया इस बार कि बेलापुर सेक्टर 8 की पहाड़ी इलाकों में जिसे पर्यावरण के लिए संरक्षित माना गया है और जिसे ऑलरेडी ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर नोटिस दिया है कि जो भी इलीगल एक्टिविटी चल रही है, निर्माण चल रहे हैं या प्रार्थना स्थलों का, मंदिरों का जो निर्माण चल रहा है उसे तत्काल ध्वस्त किया जाए, उसके खिलाफ नोटिस भी जारी हुई है। लेकिन स्थानीय विधायक सदन में खड़े होकर कह रही हैं कि जितने भी इलीगल इस तरह के प्रार्थना स्थल बनाए जा रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से सरकार लीगल करे। एक तरफ प्रकल्पग्रस्तों का घर जो 50 सालों से आज तक लीगल नहीं हुआ और दूसरी तरफ बाद में इस तरह की एक्टिविटी को लीगल कराने की एक कोशिश। ये पूरा फ्रेम क्या है? देखिए, अब मैं बार बार क्यों कहता हूं कि लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई भी राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का वो अवहेलना कर सकती है तो बात अलग है। 2009 में सर्वोच्च न्यायालय का रिलीजियस प्लेस के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ चुका है। उसकी पुनरावृत्ति फिर 2017 में फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय को स्पष्ट किया है। वो निर्णय जब आपके पास मौजूद है, सारे राज्य सरकार के लोगों को उस निर्णय की प्रति उस सारे चीफ सेक्रेटरी को भेजने की बात कही गई है, सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजने की बात कही गई है, सारे प्लानिंग बॉडी को भेजने की बात कही गई है। तो फिर उस निर्णय को इंप्लीमेंट करने की बजाय अगर कोई विधायक इस तरह का डिमांड करता है कि नहीं मेरी मर्जी का यह भक्ति स्थल है इसलिए इसको रेगुलराइज कर दो, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सब विधायक बनने के लायक नहीं है। विधानसभा में जाने का इनके कोई अधिकार नहीं। जब आप विधान नहीं मानते हो तो आप विधायक कैसे हो? आपको विधान मानना पड़ेगा तब आप विधायक हो। आप संविधान का पालन करोगे तब आप विधायक हो, अदरवाइज आप विधायक नहीं हो, आप सांसद नहीं हो, आप मंत्री नहीं हो, आप मुख्यमंत्री नहीं। अगर आप मुख्यमंत्री तभी हो जब आप इसका पालन करो, जब आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को यह मानोगे कि आपकी पहुंच के ऊपर का चीज है, तब जाकर करके आप विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आपके ही एक याचिका पर दीघा के तमाम बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया गया। क्यों? वो कानून के अनुसार लीगल नहीं थी। तो जब एक पक्ष में जो रहने वाले मकान है उनको ध्वस्त किया जा सकता है, तो फिर यहाँ बेलापुर पहाड़ी पर पर्यावरण का भयंकर नुकसान करके बनाए गए इस तरह से इलीगल स्ट्रक्चर को वैध कराने की मांग कितनी जायज लग रही है? देखिए, आपको मैं बताऊं, जब मुसलमानों की मस्जिद पर हथौड़ा चलता है या उनके मजार तोड़े जाते हैं तो लोग जल्लोष किया करते हैं, जल्लोष। और आज जब कोई मंदिर की बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे सरकार कोई कहर बरपा रही हो हिंदुओं पर, वैसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, वैसा दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। मैं कहता हूं चाहे वो मुसलमानों का मस्जिद हो, चाहे वो हिंदुओं का प्रार्थना स्थल हो, चाहे वो ईसाइयों का चर्च हो, चाहे वो सिखों का गुरुद्वारा, ये सब कानून के नजर में एक है और इन सब पर कार्रवाई भी एक समान होनी चाहिए और मदद भी एक समान मिलनी चाहिए। एक समान मिलनी चाहिए। मिश्रा जी, आखिरी सवाल। नवीन भाई, महानगर पालिका चुनाव भी आने वाला है और कई आप देख रहे होंगे कि अब उसकी एक्टिविटी भी बढ़ गई है। लगातार 5 साल से अधिक समय तक बिना किसी लोक प्रतिनिधि के ये पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाया जा रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी का बयान मुझे याद आता है, वो अक्सर कहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई है और बीजेपी सरकारें जो इसको ध्वस्त कर रही हैं। अगर हम एक छोटे से परिप्रेक्ष्य में देखा कि नवंबर में 5 साल से अधिक समय हो गया, एक भी लोक प्रतिनिधि नहीं है, बड़े बड़े चुनाव हो गए लेकिन लोकल प्राधिकरण के चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। क्या वाकई बीजेपी के शासनकाल में वाकई लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटा जा रहा है क्या? देखिए, अगर आप सारी चीजों का आकलन करेंगे, सबसे पहले मैं चुनाव आयोग की बात करता हूं। चुनाव आयोग में मैंने एक लेटर लिखा था चुनाव आयोग को, जिसमें मैंने ये मांग किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट,
जो है जिसके नहीं, आधार नहीं, जिसके आधार पर ये पूरा चुनाव होता है, उसमें मैंने लिखा था कि जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में सेक्शन 59 और सेक्शन 61A उसमें मैनर ऑफ वोटिंग्स का जिक्र है। मैनर ऑफ वोटिंग में जो बैलेट है उसको मैंडेटरी कहा गया है, मैंडेटरी। ओके। और जो ईवीएम है उसको ऑप्शनल बताया गया, अच्छा। ऑप्शनल। तो आप मेरे को बताइए, मैंने चुनाव आयोग को लिखा कि जब दो प्रोविजन है आपके पास, इवन इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 उसमें जो चीजें हैं वो क्या है, उसमें पार्ट 4 पार्ट 5 ऐसा उसमें बढ़ना है। पार्ट 4 में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनर ऑफ वोटिंग, वन इज बैलेट एंड वन इज ईवीएम। जब सारी जगह पर इवन काउंटिंग ऑफ वोट्स में भी दोनों का अलग अलग काउंटिंग का तरीका बताया गया। तो जब आपके पास दो ऑप्शन मौजूद है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट ये कहता है कि नहीं बैलेट इज मैंडेटरी, फिर जब तक उस एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है तब तक आपने बैलेट को पूरी तरीके से गायब करके पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने ईवीएम कैसे लागू कर दिया। मैं ईवीएम पर शंका नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने लागू कैसे कर दिया। दूसरी चीज, जो ईवीएम है, ईवीएम के लिए अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करनी है तो उसका चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन निकालना है कि हमने ईवीएम से चुनाव कराने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का चयन किया है और इस कारण से किया है। रीजन ऑफ ईवीएम भी आपको मेंशन करना है। अच्छा। और देखिए आज क्या हो रहा है, सारे कंस्टिट्यूएंसी में ईवीएम लागू हो गया विदाउट मैंडेटरी, क्या उसको बोलते हैं, चेंज, विदाउट मैंडेटरी चेंज ऑफ एक्ट, विदाउट मैंडेटरी चेंज ऑफ एक्ट। आप मेरे को बताएं, मैंने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को खत लिखा, मुझे जवाब क्या आया, आपके खत पर मैं राइट, फिर उसके बाद मैंने आरटीआई डाला कि मैंने ऐसा आपके यहाँ एक लेटर दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई। तो जवाब क्या आया, आपके लेटर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीने बाद हमको ये जवाब आ रहा। उसके बाद मैंने महाराष्ट्र के चुनाव आयोग को, जो राज्य चुनाव आयोग था, उसको मैंने बोला भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप कम से कम 70-30 का रेशियो रखिए। चलिए आपको लगता है कि मशीन से चुनाव कराना आसान है तो आप 70-30 कर दो, 70% आप कर दो ईवीएम से और 30% कर दो बैलेट से, लेकिन ऑप्शन तो रखो। दो ऑप्शन जब है तो आप क्यों नहीं उसको लागू करोगे। ये मैंने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को लिखा। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने क्या लिख के मुझे जवाब दिया, वो जवाब देते हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम को ठीक ठहराया। तो मैं ईवीएम पे शंका कहां कर रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ठीक कह रहा है, मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूं। तो वो टाल गए। अब यहां से आपको मैं शुरुआत करता हूं। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात कि जब चुनाव कमिश्नर की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जब क्लियर है कि अगर चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल हो नियुक्ति में तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप उसको न कर करके आपने चीफ जस्टिस को बाहर किया और एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया। क्यों किया भाई? आप आखिर हार्म बताइए ना, चीफ जस्टिस के होने से हार्म क्या है? अगर वो चुनाव आयुक्त को चुनने में वो रहेंगे तो उसका हार्म क्या है? वो आपने नहीं किया। उसके बाद चुनाव आयोग का आप देख लीजिए, रोल देख लीजिए। बिहार में सर एसआईआर, आप मेरे को बताइए बिहार में एसआईआर आप ला रहे हैं, क्या आपने कहा कि इस तारीख से इस तारीख तक बिहार में एसआईआर होगा, उसके बाद यूपी में होगा इस तारीख से इस तारीख तक, फिर बंगाल में होगा इस तारीख से इस तारीख तक, फिर मध्य प्रदेश में होगा इस तारीख से इस तारीख तक, फिर तमिलनाडु में होगा, फिर कर्नाटक में होगा? आपने डेट घोषित किया? नहीं किया ना। फिर बिहार के बारे में स्पेशल प्रोविजन लाने की उम्मीद, जब आप रिवीजन कर चुके थे, रिवीजन आपका जनवरी में कंप्लीट हो चुका था, फिर आप क्यों ला रहे हैं? तो जब आप इस तरह का एक्ट करेगा चुनाव आयोग तो कौन नहीं कहेगा कि चुनाव आयोग पर बीजेपी का शिकंजा है। दूसरा, जो बाकी के हैं जैसे कैग है, कैग में आप देखिए पहले कैग का रिपोर्ट क्या आता था, आज कैग का रिपोर्ट पूरी तरीके से बदल गया है। ईडी है, सीबीआई है, विजिलेंस है, सब में आप देखेंगे तो मैं आपको सबका रिपोर्ट आपको कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। इन सब के रिपोर्ट में जब आप अंतर देखेंगे कांग्रेस के शासनकाल में और बीजेपी के शासनकाल में, तो आपको लगेगा कि पूरे रिपोर्ट को इन्होंने शून्य कर दिया। शून्य। आप मतलब कौन सा ऐसा, अभी रिजर्व बैंक है, यही सब संस्था है ना जिसको हम लोग ये मानते हैं कि ये स्वतंत्र है, और इस पूरी स्वतंत्र संस्था को अभी आप देखिए, आप तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर आईएएस होने लगे। अरे भाई, जिसने अपने पद पर रहते हुए पूरा घोटाला किया है, वो घोटालों की जानकारी देने का परमिशन आपको देगा? नहीं देगा।
तो ये सब चीजें हैं जिससे ये मालूम चलता है कि बीजेपी ने यहाँ के संवैधानिक संस्थाओं को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और जो नुकसान हो गया है इससे शायद 25-30 साल तक हम उबर पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम ज्वलंत मुद्दों पर आपने प्रकाश डाला, बहुत गंभीरता से आपने उसकी विवेचना की और उसकी खामियां भी आपने बताई, उसकी अच्छाइयां भी बताई। हमारा मकसद इस कार्यक्रम के जरिए है कि हम मंथन कर सकें आपसे जुड़े उन गंभीर मुद्दों पर जिसकी पूरी समझ अभी भी लोगों के बीच में नहीं है। उसका कानूनी पहलू क्या है, उसका राजनीतिक पहलू क्या है, सामाजिक पहलू क्या, और आपका हक उसके बीच में कहाँ बाधित हो रहा है। इसी मकसद को लेकर हम लगातार जो है विषयों पर, मुद्दों पर हम मंथन करते रहेंगे। आज की जो चर्चा रही, जो प्रमुख विषय थे, उस पर जो सोशल एक्टिविस्ट है राजीव मोहन मिश्रा जी, उनका आपको उनकी विवेचना, उनका विश्लेषण और उनका कथ्य जो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने टीवी वन इंडिया को अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए आप टीवी वन इंडिया हिंदी, टीवी वन इंडिया मराठी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।